जहाँ तो म्यूट कर लें ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सके और अच्छे से एंजॉय कर सके इस सेशन को। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज का जरूर ध्यान रखें, डिस्टर्बेंस ना हो, तो तभी आप लोग एंजॉय पर इस सेशन को प्रॉपर एंजॉय कर पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मुझे अच्छा लग रहा है सभी को देख के अपने मंच पे। मैं ज्योतिष के थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। जो जहां से ज्योतिष शुरू हुआ था वो वैदिक पीरियड से शुरू हुआ था, क्योंकि वैदिक पीरियड में 23,927 बीसी से लेके 8350 बीसी तक जो हमारे वेदों में ज्योतिष का जिक्र है वो है। ऋग्वेद में 36 श्लोक हैं ज्योतिष के, और यजुर्वेद में 44 श्लोक हैं ज्योतिष के, और अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं ज्योतिष के। इससे ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ये जो ज्योतिष है वो वेदों के माध्यम से हमने इसको जाना है। और उसके बाद जो पौराणिक पीरियड था हमारा, जिसमें हमारे जो 18 ऋषि हैं, जो 18 ऋषियों ने जो ज्योतिष दिया था वो पौराणिक पीरियड में माना जाता है। वो जो पीरियड था पौराणिक पीरियड, वो उसमें जो 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 हमारे ऋषि मुनि थे उनके मैं नाम आपको बता देता हूं डिटेल से। वो सबसे पहले सूर्य ऋषि थे, पितामह ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, अत्रि ऋषि थे, पराशर ऋषि थे, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, यवन, अंगीरा, लोमाश, पॉलिश, जवन, भृगु और शौनिक। ये 18 ऋषि थे जिन्होंने ज्योतिष के बारे में प्रॉपर जाना और उसके बारे में रिसर्च किया, और उसके बारे में काफी कुछ लोग जो उस समय के लोग थे उनको इसका ज्ञान दिया, ताकि ज्योतिष के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके इन्होंने इन चीजों के बारे में ज्ञान दिया था। तो उसके बाद जो थर्ड जो हमारा पीरियड था वो पराशरी ऋषि का था, जिसको हम ज्योतिष की बैकबोन बोलते हैं। जो पराशरी पीरियड था वो पीरियड था 3000 बीसी से लेके 57 एडी तक पीरियड था, जिसमें कलयुग का पीरियड भी शामिल है। वो जो कलयुग का पीरियड था वो 3120 बीसी से लेके था, जिसमें रामायण, इसमें रामायण और जो पौराणिक पीरियड था उसमें रामायण और महाभारत का पीरियड आता है। बट जो पराशरी पीरियड था वो वहां से जहां से स्टार्ट हुआ, पराशर जी ने जितना ज्योतिष के बारे में लोगों को ज्ञान दिया है वो उसका कोई किसी के साथ भी उसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस वक्त जो ऋषि हुए हैं, जैमिनी हुए हैं, गर्ग हुए हैं, और सत्याचार्य जी ऋषि जो हैं, इन्होंने ज्योतिष का बहुत जबरदस्त ज्ञान दिया हमें पराशर के पीरियड में। उसके बाद जो फोर्थ पीरियड शुरू हुआ हमारा वो वराहमिरी का पीरियड था, जो विक्रमादित्य के टाइम पे हुआ था। जो वराहमिरी थे वो राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में ये ज्योतिषी थे। तो उसी पीरियड से विक्रमी संवत शुरू हुआ। जो विक्रमी संवत आप सोचते हैं आज जो हमारा यूजफुल है, जो हम यूज कर रहे हैं, जिस पंचांग को या संवत को यूज कर रहे हैं, वो विक्रमी संवत को यूज कर रहे हैं। सॉरी। तो जो विक्रमी संवत है, अब जो विक्रमी संवत चल रहा है तो उसी के हिसाब से ही चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई, मैंने आपको बताई जो बेसिकली जो ज्योतिष है इतना पुराना है कि उसके बारे में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। और जो ज्योतिष है वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी जो दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानते हैं और एस्ट्रोनॉमी में उसकी गणना होती है बेसिकली, जिसको हम गणित ज्योतिष कहते हैं। तो इसके अलावा जो समहित ज्योतिष है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का है, जिसको हम कलेक्टिवली देखते हैं। जो होरा ज्योतिष है वो इंडिविजुअली ज्योतिष है, जो हम और आप जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं।
जो एक इंडिविजुअल के ऊपर लागू होता है ज्योतिष। इसके बाद हम ये डिटेल से, अब जो मैंने आपको बताया कि हाउसेस, हमारा लाइफ साइकिल है जो, वो कैसे चलता है। हमारा लाइफ साइकिल हमारे जन्म से चलता है। वो कैसे, जो ज्योतिष की कुंडली में, जो हमारी कुंडली है, 12 भाव है वहां पे। जो 12 भाव है, वो 12 भाव ऐसे हैं कि जहां से हमारा टोटल लाइफ साइकिल चलता है। जो फर्स्ट हाउस है, जैसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल से बताया, जो फर्स्ट हाउस है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूं उसके लिए। तो उसमें हम जो 12 भाव है उसका जो साइकिल है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट हाउस जो है हमारा जन्म लगन होता है। जब इंसान का जन्म होता है तो वो फर्स्ट हाउस के अनुसार होता है। पहला भाव जो होता है, वो जब दुनिया के किसी भी कोने में इंसान जन्म लेता है, तो कुंडली जो है उसकी जब हम बनाते हैं, तो जो उसका फर्स्ट हाउस होता है वो लगन माना जाता है। लगन वो कैसे आता है, धरती अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, और जो सूर्य के सामने जो भाग आता है, जो बड़ा ब्रह्मांड है, वो 3 से 360 डिग्री का है। जो 360 डिग्री को हमने 12 भागों में बांटा हुआ है। तो 12 भाग जो हैं वो, यानी कि 30 डिग्री का एक भाग होता है। तो जो फर्स्ट हाउस है, जो फर्स्ट भाग है जो उसका, वहां पर इंसान का जन्म होता है। उसको हम जन्म लगन बोलते हैं। तो जो जन्म लगन है, जन्म लगन में हमारी बॉडी पार्ट जो बनते हैं, जो हमारी बॉडी बनती है, जो हमारी बॉडी के बारे में अलग अलग, अब हमारी बॉडी का पार्ट जो है, जो बॉडी पार्ट है, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जैसे किसी का बॉडी पार्ट पतला है, किसी का हैवी है, या किसी के चेहरा कैसा है। ये सब चीजें जो फर्स्ट हाउस में जब जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, तब ब्रह्मांड में प्लैनेट्स के, वो लगन से देखते हैं। तो जब इंसान का लगन में लगन, जिस भी लगन में पैदा होता है इंसान, उसी तरह उसका चेहरा बनता है, उसी तरह उसकी नेचर बनती है। उसी तरह जब जो फर्स्ट हाउस में जब हम जन्म लेते हैं, तो उसकी एक तो नेचर जो है, उसके लगनानुसार जो राशि उस वक्त धरती के सामने आती है, धरती का जो पार्ट होता है वो सूर्य के सामने आता है, वो राशि, वहां पर राशि फिक्स हो जाती है। जो हो सकता है किसी का अलग अलग राशियों में जन्म होता है। तो फर्स्ट हाउस से हम उसके शरीर की बनावट देखते हैं, यानी कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। तो जब इंसान पैदा होता है, तो सबसे जो जरूरी चीज है वो, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे को, जब डॉक्टर्स, जब पुराने जमाने में जो भी बच्चे को जन्म देने वाले लोग होते हैं, तो जो डॉक्टर होता है, या पहले नर्स होती थी, या कोई भी लोग होते थे, तो वो पहले बच्चे को उठा के, बच्चे का नाड़ू काट के, तो बच्चे को बच्चे की माँ की गोद में दे देते थे। तो जो डॉक्टर्स हैं, वो माँ की गोद में बच्चे को जब रखते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, तो बच्चा सेकंड हाउस में दाखिल हो जाता है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस क्या है? सबसे पहले जो जरूरी जो सेकंड हाउस है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो माँ की गोद होती है। जब बच्चा माँ की गोद में आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको बोलते हैं, मदर को, इसको फीड दी जाए। तो वो बच्चे का धन होता है, यानी कि जो बच्चे की खुराक है। तभी इसको जो सेकंड हाउस का है, उसको हम खुराक, यानी कि बच्चे का धन स्थान भी मानते हैं और खुराक भी मानते हैं। तो बच्चे का मुंह जो होता है, जो खान पान होता है, वो इसी से पहचाना जाता है, सेकंड हाउस से।
तो वो उसका सबसे बड़ा धन होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो धन की परिभाषा जो है वो अलग अलग लाइफ के स्टेजेस से अलग अलग बनती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो धन है उसकी खुराक होती है। तो खुराक माँ जब देती है उसको, तो ये सेकंड हाउस में जो हमारी बॉडी के लड़ने की जो कैपेसिटी है, बॉडी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी है, वो खान पान से आती है। आप कैसा खाते हो, कैसी आपकी खुराक है। तो बच्चे को जब लाइफ में जब कोई भी किसी भी तरह की बीमारी आती है, तो वो सेकंड हाउस ही ऐसा होता है जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बच्चे का तो ये धन स्थान होता है उसकी खुराक, बट जब वो बड़ा होता है तो पैसा होता है। जब जो छोटा होता है तो परिवार होता है साथ में, तो सेकंड हाउस को हम परिवार भी कहते हैं। तो ये परिवार भी ये सेकंड हाउस से जाना जाता है। तो परिवार को हम किस तरह लेते हैं कि परिवार के साथ बच्चे के साथ रिलेशन कैसे रहते हैं। तो 40 डेज के लिए, 40 दिन के लिए जो बच्चा होता है वहां अपने परिवार के साथ रहता है 40 डेज के लिए। बच्चे को 40 डेज के लिए तभी घर से बाहर नहीं निकाला जाता था ताकि उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स घेरे मत। तो जो बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, खाता पीता है, एंजॉय करता है, तो तब तक बच्चा सुनने में, देखने में, उसको उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसके कान खुल जाते हैं, प्रॉपर उसको सुनने लगता है, देखने लगता है। तो जब बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वो बीमारी से लड़ने की क्षमता के बाद जब आप देखें तो बच्चा थर्ड हाउस में एंटर कर जाता है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस होता है जब हमारा पावर हाउस माना जाता है। थर्ड हाउस को पावर हाउस इसलिए मानते हैं कि थर्ड हाउस में बच्चा अपनी लेग्स बहुत चलाता है। जब बच्चा लेग्स चलाता है तो उसके पास उसके लेग्स में शक्ति आती है भागने की, घूमने की। ये उसकी लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चा आपके इशारे समझने शुरू कर देता है। इशारे क्या है? मैसेज कन्वे कर, मैसेज वो है, इशारे समझने शुरू कर देता है। तो मैसेज जब वो एक दूसरे से मैसेज कैसे कन्वे करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, आसपास होते हैं, लोग रहने वाले होते हैं, और जो आपके पड़ोसी होते हैं, जो पड़ोसियों के बच्चे होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना पसंद करता है बच्चा। तो वो भागना भी शुरू करता है, चलना शुरू कर देता है। तो उसके लेग्स में इतनी जान आ जाती है कि वो इधर उधर भागने के अलावा स्टेयर्स वगैरह भी चढ़ना शुरू कर देता है। तो जब जो कम्युनिकेट करता है, जब तो छोटा होता है तो वो कम्युनिकेट करता है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम जो कम्युनिकेशन के साधन हैं सारे, वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो राइटिंग है, न्यूज़पेपर है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के साधन हैं। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इसी में थर्ड हाउस में ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जब जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी लेग्स के थ्रू जाता है, पर ट्रांसपोर्टेशन हर तरह से आप सभी लोग देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेल है, सड़क मार्ग है, हवाई मार्ग है, ये जो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, वो थर्ड हाउस से जाने जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के अलावा जो सारी शॉर्ट जर्नीज हैं वो थर्ड हाउस से जानी जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है साथ साथ वो खेलना ज्यादा पसंद करता है, उसको गेम्स बहुत अच्छी लगती है। तभी हम बड़े होते हैं जब, तो थर्ड हाउस से जो जितने प्लेयर्स हैं, अगर किसी बच्चे ने प्लेयर बनना है तो उसका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो
बहुत उसका स्टेमिना जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप भी देखते हैं बच्चा कभी थकता ही नहीं है। वो थर्ड हाउस जो है स्टेमिना को माना जाता है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो स्टेमिना उसका बहुत ज्यादा होता है छोटे बच्चे में, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तभी हम इस हाउस को हम एनर्जी हाउस पे कहते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो थर्ड हाउस से जनरेट होती है। तो जितने पड़ोसी हैं वो भी थर्ड हाउस से आते हैं। जितने आसपास के बच्चे आते हैं इकट्ठे खेलने के लिए आते हैं, वो सभी लोग पड़ोसियों के साथ, सभी बच्चे पड़ोसियों के साथ मिलके खेलते हैं। वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाता है आपस में। वो जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर हिंदी एरिया में रहते हैं तो कम्युनिकेशन हिंदी स्ट्रांग होती है। अगर अगर वो पंजाबी एरिया में रहते हैं तो पंजाबी होती है। अगर इंग्लिश एरिया में रहते हैं तो इंग्लिश स्ट्रांग होती है। तो ये थर्ड हाउस भाषा को भी जाना जाता, भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तो जब भी कोई भी चीजों के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं तो भाषा के थ्रू करते हैं। तो भाषा जो किसी भी तरह की, अगर आप बच्चा बड़ा होकर भाषा सीखता है तो वो थर्ड हाउस से जाना जाता है। तो इस तरह भाषा जो है बहुत मैटर करती है। जो डिफरेंट भाषा है, जैसे हम लैंग्वेज कहते हैं, हम किसी ने लैंग्वेज सीखनी है तो वो लैंग्वेज भी तीसरे भाव से ही सीखी जाती है। तो इस तरह वो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम स्टडी के लिए भेजते हैं। हम 2.5 साल का हो जाता है हम बच्चा के। आजकल तो पहले बच्चों को हम 5 या 6 साल का होता था तभी प्राइमरी एजुकेशन के लिए भेजते थे, और आजकल स्कूल में 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। अब जो बच्चा है वो स्कूल के लिए प्रिपेयर है, यानी कि फोर्थ हाउस में बच्चे की जो एंट्री है फोर्थ हाउस में एंट्री आ जाती है। जब फोर्थ हाउस में बच्चा एंटर करता है तो उसमें क्या है, एक तो फोर्थ हाउस मदर के लिए जाना जाता है, एक कन्वेंस के लिए जाना जाता है, और प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। और जितनी खाने पीने वाली चीजें हैं, यानी कि खाने पीने वाली चीजें, जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो सभी फोर्थ हाउस से ही आती हैं। या जितनी खाने पीने वाली चीजें जमीन से पैदा होती हैं, तो जितनी हमारी जड़ी बूटी है, या जितने वाटरी प्लेसेस हैं, जो वाटरी प्लेसेस हैं सभी फोर्थ हाउस से जाने जाते हैं। तो बच्चा जब प्राइमरी एजुकेशन में जाता है तो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। तो स्कूल के बाद बच्चे को सबसे ज्यादा जो प्यार होता है अपनी माँ के साथ होता है, मदर के साथ होता है। तभी इस चौथे भाग को हम मदरलैंड भी कहते हैं। जो मातृभूमि है वो चौथे भाग से हम बताते हैं। तो मदरलैंड, मदर, दोनों एक ही चीज मानी जाती है। मदरलैंड का मतलब है कि अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ नेशावर करते हैं। तो बच्चा हर हालत में जहां भी घूम ले, इधर जा उधर कहीं भी जाए, आ जाके अपना बच्चा जो है माँ की गोद में ही आ जाता है, दोबारा अपनी मातृभूमि के पास ही आता है। तो इसलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देना चाहता हूँ। मान लो सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो जो 5, 6, 7, 8 बच्चे मिलके खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, और माँ की गोद में कोई और बच्चा आके जाके बैठ जाता है, तो उस बच्चे को लगता है, जिसकी मदर होती है, कि मेरी माँ को किसी ने क्लेम कर दिया। वो भाग के आता है वहां पे, तो उसको उठा के ये कहता है कि ये मेरी माँ है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। तो इसका मतलब है माँ के ऊपर उसका क्लेम बहुत जबरदस्त रहता है। माँ की कोई भी चीज को देख ले बच्चा वहां पर भाग के पहुंच जाता है, ये मेरी माँ की है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा सभी चीजों को जो क्लेम करता है, मेरा, मेरी मदर है, मेरा घर है। जैसे घर में भी बच्चा अपने घर को खुद, किसी ने नहीं उसको बताया कि उसका घर ये है, पर फिर भी उसको ये पता चल जाता है ये मेरा घर है। क्या होता है जब बच्चे, इतने बच्चे गली में या पार्क में खेलते हैं, तो आ जाके अपने घर में सभी बच्चे अपने अपने घर में लौट आते हैं।
उन बच्चों को ये पता चलता है कि ये मेरी भूमि है, ये मेरा घर है, उसको बच्चे उसको क्लेम करते हैं, उन चीजों को क्लेम करते हैं बच्चे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे अपनी माँ के बारे में क्लेम करते हैं, अपनी भूमि के बारे में क्लेम करते हैं, और साथ साथ बच्चे कन्वेंस को बहुत क्लेम करते हैं। आप देखो 4th हाउस में जब कोई गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप के पास साइकिल है, और कोई अमीर बच्चा है, उसके पास स्कूटर है, यानी कोई गाड़ी है, कोई उससे भी अमीर बच्चा है, उसके पास जहाज है, उसके घर में कोई ऐसी चीज है जो उड़ने वाली चीज है, कुछ भी है, कुछ भी चीज है उसके पास जो कन्वेंस में आने जाने के लिए है। तो बच्चा, आप कभी भी बच्चे को देखें, आप उसका फादर जब बाहर से आता है, अपनी कन्वेंस लेके आता है, तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले नेक्स्ट जो पहली सीट है, जो ड्राइविंग सीट है, उस पे बैठने की कोशिश करता है। कभी भी कोई भी बच्चा वो बैक वाली सीट पे नहीं बैठता। तो इसका मतलब है बच्चा अपनी कन्वेंस को क्लेम करता है, उसको एंजॉय करता है। कन्वेंस कैसी भी हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, किसी भी तरह की कन्वेंस हो। तो इसका मतलब है जब इंसान बड़ा होता है तो क्या होता है? तो अगर उसने कन्वेंस लेनी है, जब भूमि खरीदनी है, तो इसी भाव से हम देखते हैं। जब बच्चे ने किसी भी जो कि हम हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उसमें देखता है मेरा मकान बन जाएगा, मैं कोई प्लॉट ले सकूंगा, कोई मैं भूमि खरीद पाऊंगा, ये सब चीजें अगर उसने देखनी है तो वो 4th हाउस से ही देखी जाती है। अगर उसने अच्छी कन्वेंस लेनी है तो भी 4th हाउस से देखते हैं। अगर उसके पास कैसी कन्वेंस आएगी, वो भी 4th हाउस से देखते हैं। तो प्रॉपर्टी भी इसी भाव से देखी जाती है, 4th हाउस से। अब बच्चे की जो एज है, वो बच्चा अपने स्कूल डाला, उसको प्राइमरी एजुकेशन दी, अब बच्चा वो बड़ा हो गया, और साथ में अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखता है, वो खाने पीने की तरफ ध्यान देता है। जो खान पीन की सभी चीजें हैं, वो अपनी माँ को डिमांड करता है, मुझे ये चीज चाहिए। माँ भी बहुत शौक से उसको पूछती है, बच्चा क्या खाएगा? और जो चीजें उसको अवेलेबल होती है, वो 4th हाउस से हम देखते हैं। क्या उसका खाना पीना अच्छा रहेगा, खाना पीना नॉर्मल रहेगा, चूजी होगा, खाना पीने में वो बच्चा कैसा रहेगा, ये सब चीजें 4th हाउस से हम देखते हैं। तो 4th हाउस जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि 4th हाउस हमारा सुख स्थान है। क्योंकि सुख स्थान जो है वो 4th हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर से ज्यादा सुख कहीं नहीं है। तो जो मदर की क्लेम, मदर के लिए, जो मदर जो बच्चे को खाने के लिए देती है, जो मदर उसको पहनने के लिए देती है, तो जो मदर प्रोवाइड करती है, चाहे किसी भी तरह की चीजें प्रोवाइड करे, वो 4th हाउस से देखी जाती है। तो इस तरह मदर, कन्वेंस, प्रॉपर्टी और खान पान, वो किस तरह का खाना खाएगा, किस तरह के खाने की तरफ ज्यादा उसका इंटरेस्ट रहेगा, वो 4th हाउस से हम देखते हैं। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको क्या होता है, उसको हम कॉलेज में, जब बड़े स्कूल में, जो आजकल क्या होता है, कई बार हम बच्चे को ऐसे स्कूलों में डालते हैं जहां जिसकी कैपेसिटी हो। तो अगर बहुत बढ़िया स्कूल में डालते हैं तो अमीर इंसान बहुत बढ़िया स्कूल में डालता है, अगर थोड़ा सा कम पैसे वाले लोग हैं तो उसी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने उसी स्कूल में उसको एजुकेशन देते हैं, जब कॉलेज में एजुकेशन देते हैं। अब बच्चा आपका कॉलेज पहुंच गया, जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है तो वो 5th हाउस में जाता है। यह जो 5th हाउस है, जो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, 5वां भाव। वो 5वां भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो बच्चा सीखता है वो सारी उम्र उसी की तरफ उसका इंटरेस्ट रहता है, 5म भाव। उसने एंजॉय भी इसी भाव में करना है। दिस इज द हाउस ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसके साथ साथ जो उसने गेम खेलनी है, वो भी इसी भाव से देखी जाती है, वो किस तरह की गेम खेलना चाहता है बच्चा। अब बच्चा जो बड़ा हो गया, वो
क्या करेगा, वो यहाँ आके अपनी जवानी को एंजॉय करना चाहता है। अब उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, तो पंचम भाव में बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वो उसको इस चीज के लिए एहसास दिलाती हैं कि वो जवान हो गया। तो जितनी भी चेंजेस आती हैं, आप कई बार देखते हैं कई बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, कई बच्चे थोड़ा लेट जवान होते हैं, क्योंकि उसने जिस तरह की डाइट ली हुई है, जिस तरह की फैसिलिटीज को एंजॉय किया हुआ है, उसी तरह ही बच्चे जवान होते हैं। जो पंचम भाव है वो जब बच्चा जवान होता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो अपोजिट सेक्स की तरफ ध्यान देता है, यानी कि वो अपना लव अफेयर्स ढूंढता है। वो आप ये देखें कि वो बच्चा आप अपनी जोड़ी बनाना चाहता है, वो किसी दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ उसका ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो जितने भी लव अफेयर्स हैं, तभी हम पंचम भाव से सभी तरह के लव अफेयर्स को देखते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो पंचम भाव में इंसान की सोच जो है बहुत तेज बढ़ जाती है सोच। तभी हम जितनी कला सीखते हैं, जितनी नई नई चीजें सीखते हैं लाइफ में, नई नई चीजें जो हैं वो सभी पंचम भाव से सीखते हैं। न्यू थिंग्स, ऑल न्यू थिंग्स, न्यू थिंकिंग, चाहे न्यू थिंग्स हो, चाहे न्यू न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हो, आप कुछ भी न्यू सीखना चाहते हैं वो पंचम भाव से सीखते हैं। जैसे आप कोई गेम्स खेलना चाहते हैं, या फीस्ट या पार्टियां करना चाहते हैं, वो पंचम भाव से ही हम देखते हैं। और इसके अलावा भी जितना रिस्क है, जो लाइफ का रिस्क फैक्टर है, जो भी रिस्क लेना चाहता है, वो पंचम भाव, जितना रिस्क वो पंचम भाव में लेता है वो कभी कहीं से और भाव से नहीं लेता। तो रिस्क फैक्टर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है सट्टा। तभी ये सट्टे का भाव, लॉटरी का भाव भी इसको जाना जाता है, तभी सट्टा लॉटरी हम इसी भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव में वो एक तो अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो अपनी औलाद के बारे में भी जानना चाहता है। जहाँ औलाद के बारे में किसी भी तरह की अगर उसको अगर जानना होता है कि मेरी औलाद कैसी रहेगी, वो कोई भी इंसान है वो अपनी औलाद के बारे में जब बड़ा होता है तो अपनी औलाद के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है। इसलिए इस भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इसमें लाइफ की चेंज बहुत आती है। फिफ्थ हाउस में जितनी भी चेंज आती है लाइफ में फिफ्थ हाउस से ही आती है। आप क्या बनना चाहते हो, कैसी स्टडी करना चाहते हो, किस साइड में जाना चाहते हो, तो इस भाव में जो चेंज आती है दिस इज अ परमानेंट चेंज। यानी कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आप क्या सोचते हैं लाइफ के बारे में, थिंकिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी वह उसी तरह सोचते हो जो आपका पिछला जन्म बीता है, जो पिछले जन्म के कर्म है वो इसी भाव से हम देखते हैं। इसलिए जो आपने पिछले जन्म में काम किया, जो पिछले जन्म में आपने कर्म किया, पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में भी इसके बारे में इसी भाव से देखा जाता है। तभी हम अगर पुनर्जन्म भी होता है तो इस भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पुनर्जन्म के बारे में भी अगर कोई चीज के बारे में जानना होता है, आपके पिछले जन्म में किस किस के साथ कैसे रिलेशन रहे होंगे, वो भी पंचम भाव से दिखते हैं। इसलिए जब बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या होता है, आप किसी बच्चे को कुछ भी कह लो पंचम भाव में जब होता है तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, छोटी छोटी बातों के लिए माता पिता के साथ लड़ता है। आप मुझके अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किस तरह की बातें करते हो मेरी तरफ। वो आत्म सम्मान की बात करता है। तो इसलिए जे भाव को मान सम्मान का भी भाव कहा गया है। अब उसको अपनी लाइफ में ये पता चलता है कि मेरा मान सम्मान क्या है, मैं मुझे कितना मान सम्मान मिलेगा। तो हम जब कभी भी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मैं बहुत काम करता हूँ,
मुझे मान सम्मान नहीं मिलता। वो क्या कारण है? तो पंचम भाव से तभी हम देखते हैं वो उसको मान सम्मान कितना मिलेगा, कितना इंसान पढ़ेगा, कैसी स्टडी करेगा, कैसी गेम्स में इंटरेस्ट होगा, कितना उसका नाम होगा। इसको प्रसिद्धि वाला हाउस भी कहते हैं। जब हम देखते हैं तो क्या मेरा नाम होगा, ये वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत काम किया पर मुझको इनाम नहीं मिला, मेरा नाम नहीं हुआ। आमतौर पे क्या होता है, 90% लोगों को यह शिकायत रहती है कि मेरा नाम नहीं हुआ। नेचर जो है, जो नेचुरल थिंग्स है, आप नेचुरल थिंग्स को अगर हम देखें तो जो नेचर के साथ कला जुड़ी हुई है, जितनी भी कला है, आप कला का मतलब है आपका ध्यान संगीत में है, आपका ध्यान पेंटिंग में है, आपके जो इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप किस चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, ये सभी चीजें, इंटरेस्ट की जितनी चीजें हैं वो पंचम भाव से आती हैं। अब जवानी में इंटरेस्ट जहां पर पैदा होता है, वैसे कई लोगों को लिखने का शौक है, कई लोगों को गाने गाने का शौक है, कई लोगों को पेंटिंग करने का शौक है, कई लोगों को खाने बनाने का शौक है, कुकिंग का शौक है। और शौक से क्या होता है, कई लोगों को ज्योतिष का शौक है। जैसे मुझे जैसे बचपन में ही ये शौक पड़ा था, जब मैं पंचम भाव में, जब मेरी लाइफ गुजर रही थी, तब मैं स्कूल में था, तो मुझे ज्योतिष के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब मैं 10th में था तो पंचम भाव में था, 10th और 11th में, तब मुझे ज्योतिष के बारे में जानने का शौक पैदा हुआ। तब से मैं ज्योतिष के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब किसी भी तरह का शौक है, वो जितने भी आपके शौक हैं जिसको हॉबीज कहते हैं, तो जितनी हॉबीज हैं वो पंचम भाव से ही पता चलती है। तो जब बच्चा बड़ा हो गया, उसने अपने हॉबीज को भी इंजॉय कर लिया, जवानी को भी इंजॉय कर लिया, स्टडी को भी इंजॉय कर लिया, तो वो क्या करता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसकी जो जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी हुई है, जिसके साथ उसका लव अफेयर है, वो कोई और इसको छेड़ने की कोशिश करे, कोई और उसके साथ बोले, कोई और उसके साथ बातें करे, उसको अच्छा नहीं लगता। तब उसके स्वभाव में बहुत सारी चेंजेस आती है। या तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा, या उसका स्वभाव बहुत बुरा हो जाएगा। तो जो स्वभाव लड़ाई वाली चीजें हो, तब वो इंसान जवानी में लड़ना चाहता है, हर चीज लड़ाई करके ही लेना चाहता है। तो वो क्या करता है, लड़ाई का मतलब है 6th हाउस। अब वो बच्चा जो है, जो बच्चा छोटा था, वो 6th हाउस में एंटर कर गया। जो 6th हाउस होता है, सभी तरह के दर्द होते हैं, ये जितने भी जिंदगी में दर्द मिलते हैं वो 6th हाउस से जाने जाते हैं। और जितनी बुराई होती है वो 6th हाउस से जानी जाती है। जितनी बीमारी है वो भी 6th हाउस से जानी जाती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, जो बेस्ट चीज है, वो जॉब है। वो जॉब करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो कंपटीशन में आना चाहता है। तो जब भी इंसान अपनी लाइफ में पढ़ने, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेता है, वो कंपटीशन में आना जाता है। तो कंपटीशन में अगर आप बैठना चाहते हो, किसी तरह का कंपटीशन में एंजॉय करना चाहते हो, तो वो 6th हाउस से पता चलता है। जितने भी, जब आप कंपटीशन में जाते हो तो बहुत मेहनत करते हो। सबसे जो जरूरी है, 6th हाउस आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। तो जितना 6th हाउस लोगों का स्ट्रांग होता है, वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो कंपटीशन से इंसान राइज करता है, कंपटीशन के बगैर कभी राइज नहीं होता। तभी उसको लगता है कि अगर मैं कंपीट, उसको तभी महसूस होता है, वो दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो अपने आप को ज्यादा तकलीफ देता है। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो 6th हाउस में है, क्योंकि तब इंसान संघर्ष करता है। बच्चा बड़ा हो गया, संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जॉब लेने की कोशिश कर रहा है, और किसी तरह भी वो आगे बढ़ना चाहता है जॉब में। तो 6th हाउस में वो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा मेंटल टेंशन उसको ज्यादा होती है, दिमागी तौर पे वो परेशान होता है। तो 6th हाउस में वो इंसान तो 6th हाउस में इंसान लोन लेके भी ना हर किसी को एंजॉय कराना चाहता है।
तभी 6 हाउस में वो लोन लेके काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो आगे बढ़ने से उसको लगता है कि आगे बढ़ने से मुझे जॉब मिलेगी। तो जब इंसान को जॉब मिलती है तभी वो अपनी होने वाली पत्नी को या अपने जिसके साथ उसके रिलेशंस हैं उसको तभी खुश कर पाएगा। तो जो बीवी होती है, जो जिसने बीवी बनना होता है उसका, वो तभी इन सभी जो 6 हाउस में हम ये भी देखते हैं, लड़ाई है, झगड़े होते हैं, तो तभी हम इसको कोर्ट कचहरी के मामले में भी उसको देखते हैं 6 हाउस को। तो कोर्ट कचहरी के मसले जो हैं 6 हाउस, जब भी बच्चे लड़ाई करते हैं, वो कहते हैं ना, तो लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को लेके, बड़ों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को लेके, तो ये सब चीजें, ये सब चीजों को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो जब कंपटीशन क्लियर कर लेता है, जो उसको जॉब मिल जाती है, तो उसका चाहत होती है, माता पिता भी चाहते हैं अब ये बच्चा जवान हो गया है, इसकी शादी कर दी जाए। तब वो 6 से 7th हाउस में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं, मैं सभी स्टूडेंट से ये पूछना चाहता हूँ, 6 हाउस तक कोई भी किसी तरह की क्वारीज हो तो वो पूछ सकता है, किसी भी तरह की कोई भी क्वारी हो 6 हाउस में, जो मैंने 6 हाउस बताए हैं आपको। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह को कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं 6 हाउस तक। फ्रेंड्स, 6 हाउस तक किसी को कोई भी चीज के बारे में पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। आप अपना अनम्यूट कर लें। सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे दोस्त ज्योतिष परिवार वाले, आप अपने को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरह का। जो हमने, जी सर, जी मैम। हाँ जी सर, वीजा परमिशन किस हाउस से देखते हैं? क्या वीजा मिलना किस हाउस से देखते हैं? वीजा मिलना तीन हाउस रिलेट करते हैं वीजा से, क्योंकि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं 11th हाउस से रिलेट करते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स 11th हाउस से रिलेट करते हैं। अगर आपने वीजा, उसके लिए वीजा के लिए जो मरकरी प्लेनेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मरकरी की मूवमेंट जो है उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 12th हाउस है और 9th हाउस है, ये एक्टिव होने चाहिए। तब एक्टिव का मतलब तब इसको शनि और बृहस्पति का आस्पेक्ट हो। अगर 9th हाउस और 12th हाउस वो एक्टिव हो और उसके साथ साथ मरकरी की मूवमेंट अच्छी हो, 11th हाउस को अच्छे ग्रह देखते हो, तो वीजा मिलने में आसानी होती है। थैंक यू सर। और 6 हाउस तक, नमस्कार जी, हाँ जी रमन जी। सर अगर आप रमन जी, आप, मैं चाहता हूँ वीडियो, सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, तभी आप हम सभी को सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक, मैं चाहता हूँ, हाँ जी रमन जी आप प्रश्न पूछें। सर अगर 6th भाव शनि और चंद्रमा का विषय दोष बनता हो, क्या ऐसे पर्सन को लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर आपने पूछा, अगर हाँ विष दोष बनता हो, क्या लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लोन लेने में किसी को कोई परेशानी नहीं है रमन जी, अगर उसका 6 हाउस स्ट्रॉन्ग है और 12th हाउस को बेनिफिट्स देखते हैं, तो उसको लोन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 6 हाउस होता है लोन लेने का और 12th हाउस होता है लोन उतारने का। अगर 12th हाउस को बेनिफिट्स देखते हो तो लोन लेने में कोई भी परेशानी नहीं है। जी रमन जी, आप सभी परिवार को मेरी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो ऑन कर ले ताकि सभी आप चेहरा हम सभी का देख पाए। सर जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्ते जी। पहचाना सर? बिल्कुल रेनू मैम, आपको बहुत देर बाद देखा, बहुत अच्छा लगा। रेनू जी, आपके बड़ी देर बाद दर्शन हुए, अच्छा लगा आपको देख के। जी सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बढ़िया, फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास। आप भी ठीक होंगे, आई होप। बहुत खुशी हुई हमें। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देख के इतनी देर के बाद।
बहुत हाँ जी बढ़िया। सर, जी हाँ यू सर जी। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। नहीं, आप अगर सेटिस्फाइड हो तो मेरा पढ़ाने का मकसद पूरा हो जाता है जी। जी आप सर। रमन जी रमन जी, आपको हम मैसेज के थ्रू देखते रहते हैं और आपको देख के रियली मुझे बहुत खुशी हुई रमन जी। आप कभी कभार आए अमृतसर में तो जरूर दर्शन दें, अच्छा लगता थैंक है। यू जी सर, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनी सर, क्वेश्चन यू जरूर कैन जरूर आस्क। मेरे सर। ये सभी तो कर्म कांड में टाइम नहीं मिलता। फिर भी कभी कभार हम ये तो परिवार वाले सारे डेफिनेटली हम ज्योतिष परिवार वाले एक दूसरे के दर्शन जरूर करेंगे। मैं आपको सभी को जोड़ता रहूंगा, बिल्कुल जोड़ता ठीक है रहूंगा सर, अभी। थैंक यू। जी जी सर, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम आगे चले, नहीं तो। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी, पिंकी जी पूछें। हाँ जी सर। जी जी पूछें। हाँ जी सर, हम कोई भी भाव का एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि इस हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, जी उसके जी बेसिस पे हम करते हैं बात। बिल्कुल, तो हाँ सर जी। वो जो हाउस हमने देखना है जहां वो हाउस लॉर्ड बैठा है, तो वो क्या वहां पर हमने भाव चलित कुंडली रेफर करनी होती है एग्जैक्ट वैसे लोकेशन ऑफ हाउस के लिए, कि हाउस सिर्फ हाउस देखने के लिए किस हाउस में प्लेस्ड है? जी, आपने भाव चलित की बात। भाव चलित कुंडली को देखना सभी के बस में नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इजीली नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से उनको भाव चलित की समझ लग जाती है। पर भाव चलित में ये जरूर देखा जाता है कि अगर कोई प्लेनेट जो स्ट्रांग होता है का मतलब है अपनी राशि, अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी फ्रेंडली राशि में होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रांग। जब कोई ग्रह स्ट्रांग होता है तो भाव चलित में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अगर वो प्लेनेट वीक होता है तो उसका भाव चलित में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि जब प्लेनेट स्ट्रांग होता है तो उसको उस भाव का और उसके नेक्स्ट भाव का, जहां पर वो प्लेनेट होता है, उसके हिसाब से उन दोनों चीजों का इम्पैक्ट आता है। जब भी प्लेनेट कहीं पर प्लेस्ड होता है तो उसके हिसाब से उसको देखा जाता है कि प्लेनेट कहां पर प्लेस्ड है। तो प्लेस्ड जब भी राशि जो राशि है बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। जब भी कोई भी प्रेडिक्शन की जाती है तो राशि का एक जबरदस्त इम्पैक्ट आता है, क्योंकि राशि एक बेस होती है उस हाउस का। अगर वो राशि अफ्लिक्टेड नहीं है और उसका हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र त्रिकोण में है, तो डेफिनेटली उस भाव का जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव रहता है। अगर वो राशि को कोई मैलेफिक नहीं देख रहे हैं, मैलेफिक होता है जो 6, 8 और 12 के स्वामी, जिसको हम फंक्शनल मैलेफिक भी बोलते हैं। तो अगर फंक्शनल मैलेफिक उसको नहीं देखता है तो वो भाव ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, चाहे उसको बेनिफिक देखे या ना देखे। तो अगर बेनिफिक देखता है तो वो वाला भाव जो चलित के दोनों भावों को देखते हैं, नेक्स्ट भाव भी और अपने जहां पर वो प्लेस्ड है, दोनों भावों को हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके साथ साथ पंचधा मैत्री को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो पंचधा मैत्री में जो पोजीशन होती है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए। जी सर। जी सर, मैम। सर जैसे कर्क राशि वालों को ढाइया शुरू हुआ है शनि का। जी जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी हाँ जी जैसे सर इस टाइम 29 सितंबर के बाद कर्क राशि वालों को शनि का ढाइया शुरू हुआ। बिल्कुल। तो जैसे चंद्रमा से तो शनि का अष्टम भाव में ढाइया आ गया ना। अगर उनका कर्क लगन ही और कन्या लगन हो तो शनि का गोचर स्थान 6 भाव में है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। एक साइड से ढैया चल रहा है, दूसरा उसका लगन से शनि का गोचर 6 भाव में। रमन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो गोचर है वो हम चंद्रमा से देखें या लगन से देखें, अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जब भी शनि से चंद्रमा चंद्रमा से शनि चौथे और 8वें होता है तो ढैया होता है। अब जी बात कर रहे हैं 6 नंबर लगन की, जैसे आपने बोला, ठीक है। तो अगर चंद्रमा से शनि लगन से शनि 6 हाउस में हो, हमेशा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और गोचर से यानी कि चंद्रमा से शनि
अष्टम में हो तो हम उसको ढैया बोलते हैं। डिपेंड करता है चंद्रमा की पोजीशन, हाँ डिपेंड करता है शनि उसकी कुंडली में क्या वो अपनी राशि का है, अपनी उच्च राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, अपनी फ्रेंडली राशि का है, या अपनी अपने नक्षत्र में है। अगर वो शनि पॉजिटिव हो यानी कि स्ट्रांग हो तो ढैया भी उसको तंग नहीं करता। और अगर 6 हाउस में हो शनि, जैसे लगन से 6 हाउस में हो, तो इंसान बहुत सारे अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ये बात बहुत समझने की बात है। वो बहुत सारी चीजें उसकी वो जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाती है, क्योंकि शारीरिक तौर पे जब हम देखते हैं तो शनि को लगन से देखते हैं, और अगर हम मेंटली तौर पे देखते हैं, मानसिक रूप से देखते हैं, वो चंद्रमा से देखते हैं। सर अभी हम 7th हाउस की बात करें, शुरू करें? हाँ जी सर, जरूर जरूर। सर 7th हाउस के बारे में हम बात कर रहे थे। आई होप इट कि अगर आपको जितने भाव हमने 6 हाउस किए हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ जरूर लग गई होगी। बट आप लोगों में ने, आप सभी ने पहले 6 हाउस में कोई प्रश्न नहीं किया, आपने अलग अलग तरह से प्रश्न किए हैं। बट फिर भी हम 7th हाउस जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है उसकी बात करते हैं, ठीक है? नहीं सर, एक क्वेश्चन है मेरा 6 हाउस को लेकर। जी जी पूछें। नमस्कार सर, अगर 6 हाउस का लॉर्ड उच्च का बैठा है और फंक्शनली मैलिफिक है वो, और अपने ही हाउस को देख रहा है 6 हाउस को, बिल्कुल, तो फिर अब इसकी कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? एक तो वो फंक्शनली मैलिफिक हो गया और उच्च का बैठा हुआ है और अपने हाउस को देख रहा है, 6 हाउस को देख रहा है, तो सर फिर जातक को क्या परिणाम लेंगे? हाँ, आपने बोला कि 6 हाउस का लॉर्ड अगर एक्सॉल्टेड है, उच्च, एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, तो क्या उसकी प्रेडिक्शन कैसी रहेगी? कुंडली के लिए वो मैलिफिक है। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर 6 हाउस का लॉर्ड मैलिफिक है, मान आप जैसे मैंने बोला 6, 8, 12 के स्वामी जो है मैलिफिक माने जाते हैं। अगर 6 हाउस का लॉर्ड मैलिफिक है, वो स्ट्रॉन्ग है, जब भी कोई प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होता है तो इट ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होता है अपने भाव को देखता है, जब भाव को देखता है तो उस भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, उस भाव की जो मैलिफिक प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करता है। वो उस भाव के लिए मैलिफिक नहीं रहता, क्योंकि हर प्लेनेट, मान लो सूर्य है तो वो एक भाव को बिलोंग करता है, चंद्रमा है एक भाव को बिलोंग करता है, अदरवाइज जितने भी प्लैनेट्स हैं वो 2-2 भाव को बिलोंग करते हैं, तो उसके साथ साथ वो बेनिफिट को भी बिलोंग करता होगा। मैं सर बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, 10 नंबर हाउस में वो उच्च का बैठा है, ठीक है जी, और वो वहां देख रहा है, अपनी 9th दृष्टि से देख रहा है 6 हाउस को जी, तब वो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं, डैमेज नहीं करेगा। मैंने पहले भी बोला, जब कोई प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होता है, एक सीधा से स्ट्रॉन्ग का मतलब है अपनी राशि, अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी फ्रेंडली राशि। जब कोई प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होता है वो मैलेफिक इफेक्ट नहीं देता, वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, मैलेफिक नहीं देता। हेलो सर, बीमारी वगैरह कुछ नहीं? हेलो सर, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बीमारी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा जी। हेलो सर, जी सर, हेलो जी सर, आप अपना प्रश्न पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा प्रश्न नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हम 7वें भाव में आए हैं और आपको 7 से 8 का समय दिया है, मेरे को लगता नहीं 11 बजे तक की भी रात तक पूरे हो पाएंगे। मेरे सभी फॉलोअर्स से जो नए पुराने हैं, सब जो बहुत एडवांस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जी। हम अच्छा रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आपसे फायदा उठाएं और 6 और 7 तक ही पूछें। धन्यवाद। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी होती है, जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, तो
बहुत से स्टूडेंट केजी के हैं अभी अभी कुछ पीएचडी वाले भी बीच में बैठे हैं, सबका ध्यान रखें सर। ठीक है, हमें जो समय दिया है उसका भी ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इनके अभी। लिए कोई और पीरियड शुरू कर लें। ठीक है। ओके सर, साथ में घर में थे हम। सातवें भाव की बात करते हैं। कितने रन बने? सातवां भाव जो होता है शादी का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। हमारे जो जितने भी जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हाउस भी माना जाता है, पार्टनर का हाउस माना जाता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हाउस माना जाता है इसको, है ना। अब बच्चा जो बड़ा हो गया हमारा, उसने जॉब कर लिया, घर वालों ने उसकी शादी कर दी, ठीक है। अब बच्चा बड़ा होने के साथ साथ उसकी शादी हो गई है, और जब भी शादी होती है तो इंसान को सबसे बड़ा डर लगता है, इंसान डरपोक हो जाता है शादी के बाद। जितनी उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो तब रिस्क कम लेता है। तो सप्तम हाउस में हम तभी ये देखते हैं उसकी शादी कैसी रहेगी, वो शादी में इंटरेस्ट कैसा उसका रहेगा, उसके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, बिजनेस रिलेशन कैसे रहेंगे, पार्टनर के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। तो किसी तरह का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करता है वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आजकल जो ग्लोबल सिचुएशन पैदा हो गई है, तो ग्लोबल सिचुएशन के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो मैं कहता हूं जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी अब हो गई है तो वो अपनी शादी के बारे में ज्यादा सोचता है, इंजॉय करता है। तो ये जो हाउस है, जब इंसान की शादी होती है तो उसके बाद उसको डर लगता है, तो वो सीधा ही 8th हाउस में पहुंचा। तो 8th हाउस जो है वो हमारा समुद्र है, यानी कि जो चीजें समुद्र में आती हैं, सबसे जैसे हमारी धरती पे 3/4 जो है पानी है, और जितनी चीजें समुद्र में है बहुत कम चीजें जो है धरती पे हैं, तभी समुद्र में बहुत ज्यादा खोज हो रही है। तो जितनी ओल्ड थिंग्स हैं, जब पैतृक संपत्ति है, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव जो है आयु मृत्यु का भी जाना जाता है, उसकी आयु कितनी है, मृत्यु कैसे होगी, इसको एक्सीडेंट का भी हाउस कहते हैं, एक्सीडेंट हाउस इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ उसको विरासत में क्या मिला, उसके विरासत में अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे, और साथ में अनअर्न्ड मनी का भी है। अनअर्न्ड मनी जो उसने धन नहीं कमाया, उसके बारे में भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और मानसिक परेशानियां जितनी है वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो इसलिए जितने भी जो इंसान की जब डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद होने वाली जो उसके पास बचा, वो किसी भी तरह, अगर बिजनेसमैन है तो उसके पास जो बच गया, वो डेथ के बाद जो उसके पास बचा वो सभी नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है। जैसे एम्प्लॉइज की डेथ होती है तो जो पेंशन है वो भी घर वालों को मिलती है। तो जितनी चीजें रिसाइकल होती हैं, पुरानी चीजें, ओल्ड थिंग्स, वो सभी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव में जो लाभ हानि है टोटल, हम सोचते हैं हमने जिंदगी गुजार दी, हमें लाभ हानि क्या हुआ, तो वो अष्टम भाव से देखते हैं। तो बच्चा क्या होता है, अष्टम भाव में डेथ वाला हाउस है, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको अपनी वाइफ की चिंता बहुत रहती है, सभी घर वालों की चिंता छूट जाती है, तो बच्चे को वाइफ की चिंता ज्यादा होती है कि मेरी वाइफ को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए। अब वो पहले एक था, अब वो 2 हो गई। जब आप 2 लोग, आप पहले आप देखो, बच्चा जब मोटरसाइकिल या कन्वेंस चलाता है तो उसकी स्पीड होती है 100 से ज्यादा। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी स्पीड आधी हो जाती है,
सीधा 50 की स्पीड पे आ जाता है। वो क्यों? उसको डर लगने लगता है। जो अष्टम भाव होता है डर का होता है, उसको भय होने लगता है, उसको लगता है मुझे कोई नुकसान ना आ जाए, मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उसके रिलेशन इतने ज्यादा बन जाते हैं। जब जो शादी होती है तो उसके रिलेशन भी एक दिन में ही कितने सारे रिलेशन जुड़ जाते हैं, अपने इन लॉज के साथ या अपनी वाइफ के साथ। जितने रिलेटिव हैं, जो रिलेशन जुड़ते हैं तो इंसान को लगता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब शादी होती है तब उसको लगता है वो बड़ा हो गया, तो वो लगता है मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे मेरी बेइज्जती हो, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कोई उल्टा पुल्टा कुछ ना बोले। अष्टम भाव, तभी हम अष्टम भाव को हम अपनी मेंटल स्थिति के बारे में भी बताते हैं। तो जो समुंदर है, जैसे मैंने बोला, जो जितनी चीजें समुंदर में है, समुंदर से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी अष्टम भाव से आते हैं। पुरानी किताबें, पुरानी शिक्षा, चाहे ज्योतिष है, पुरानी किताबें, पुरानी शिक्षा, जब कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो वो कहते हैं ना, वो जब मशीनरी चलाते कबाड़ का काम है, जैसे कबाड़ हो जाता है, कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो जाए, वो चीजें जब खराब होती हैं तो कबाड़ के काम आती हैं। तो जितनी कबाड़ की चीजें हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। कबाड़ क्या है? कबाड़ को हम रिसाइकल करते हैं, तो ये रिसाइकल का भी हाउस है। तो चाहे हम अपने को ओवरऑल करें, तो अपने को रिसाइकल कैसे करते हैं? मेहनत करके, पसीना निकाल के, अब कसरत करके, ये भी अष्टम भाव है। तो जितनी भी रिसाइकलिंग वाली चीजें हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो अष्टम भाव को इसलिए बच्चे को वो डर लगने लगता है। जो डर है, डर के आगे कहते हैं ना फिर जीत है। डर के आगे जीत है का मतलब है 9th हाउस। जितनी जीत है, जितनी आप सफलता है, जीत का मतलब है सफलता, वो 9th हाउस से देखी जाती है। आप कितनी जिंदगी में सफल हुए, आपको भाग्य ने कितना साथ दिया। भाग्य तो भाग्य कितना साथ देता है, और भाग्य इंसान का क्या है? भाग्य पिता है, और पिता क्या है? हमारा धर्म है। धर्म से रिलेटेड और पिता, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली है। पिता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, और पिता ही हमारा धर्म है। अगर पिता ना हो तो हम जन्म नहीं ले सकते थे, इसलिए पिता हमारा धर्म है। पिता आपको आपका भाग्य बनाता है। आप पिता अमीर है तो आप अमीर हैं, पिता गरीब है तो आप गरीब हैं। पिता आपको धर्म की शिक्षा देता है, सच बोलना, सेक्रीफाइस करना चीजों को, ये पिता ही सिखाता है। आप सेक्रीफाइस करो। तो सप्तम नवम भाव जो है वो हमारे त्याग का भाव है। हम किन किन चीजों का त्याग कर सकते हैं, और ये त्याग, जब आप में त्याग जागता है तो आप आध्यात्मिक हो जाते हो। जो अध्यात्म है, अध्यात्म ये सिखाता है आप छोड़ दो सारा कुछ, लालच मत करो, तो तभी इंसान का मान सम्मान बढ़ता है। अगर हम देखें समाज में मान सम्मान किन लोगों का बढ़ा है? जिन्होंने त्याग किया है दुनिया में। तो जब त्याग करते हैं तो मान सम्मान भी बढ़ता है, और मान सम्मान में आप नई चीजों को अगर आप अप्लाई करते हो, नई चीजों को, तो इसके साथ साथ हम इसको हायर एजुकेशन का हाउस भी बोलते हैं। तो आप अगर और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 9th हाउस का बहुत ज्यादा, 9th हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत है। जब त्याग करते हो तो आपका करेक्टर बनता है। तो अगर आप करेक्टर कैसा है, क्या इंसान के पास ऐसे गुण हैं जो उसको मान सम्मान दे सके, तो इस जन्म में आप जो कुछ करते हो वो आपका भाग्य है। इस जन्म में जो काम करने वाले हैं वो 9th हाउस है। तभी हम यहाँ 9th हाउस को जब धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। जब आपकी शादी होती है तो आप धर्म के साथ जुड़ते हो। तो आप मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा पर्सन है, जब शादी होती है तो सबसे पहले हम धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं। माता पिता भी कहते हैं आप अपनी देवी देवताओं की पूजा करो, अपने अपने देवी देवताओं से
अनुमति लेके ही कोई काम करो। तो इस तरह जो 9th हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आपका भाग्य बनाता है। पिता आपको अपना भाग्य बनाने में मदद करता है। तो इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है, इसके साथ अपनी लाइफ स्पैन के साथ चलता है, तो उसका भाग्य उसका पिता बनाता है। तो इसको हम भाग्य को सब जोड़ते हैं। तो उसके बाद वो 9th हाउस से जितने भी धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, तो धार्मिक यात्राएं भी 9th हाउस से देखी जाती है। तो इसके साथ साथ लंबी यात्राएं, चाहे वो फॉरेन लैंड हो, तभी हम कहते हैं अगर फॉरेन की जर्नी करनी है तो 9th हाउस को कंसिडर किया जाता है। 9th हाउस एकदम आकाश है आपका, ये आकाश भाव है। तो 9th हाउस से लंबी यात्राओं से हम ये देखो कि इसकी इंपॉर्टेंस आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर पर्सन ये पूछता है कि मैं फॉरेन जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो 9th हाउस से हम ये देखते हैं कि हम लोग हमने अपनी अध्यात्म में कितना आगे बढ़े हैं। आमतौर पे लोग जितने लोग त्याग की मूर्ति हैं, जो त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th हाउस से हम अध्यात्म को देखते हैं, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो 9th हाउस जब हम इसको क्लियर, आप आपने त्याग किया, लालच किया, जब कुछ भी काम किया, तो 9th हाउस से हम सीधा 10th हाउस में पहुंचते हैं। दैट इज ए फाइनल वर्क। आप लाइफ में कहां पर सेटल होना चाहते हैं, यहां भी पिता का बहुत ज्यादा रोल है। जो 10th हाउस है वो पिता का कमाया हुआ धन है। अब पिता के धन को कैसे उपयोग करते हैं, पिता के धन को कैसे यूज करते हैं। पिता का धन पैसा अकेला नहीं है, अभी अकेला ही पैसा है। पिता का धन का मतलब है पिता ने जो नाम कमाया दुनिया में, उसको कैसे उपयोग करते हैं, उसको अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। जब आप पिता का नाम बर्बाद करते हैं, जब पिता के नाम को और भी ऊंचाई तक ले जाते हैं, तभी तो 10th हाउस को हम कुलदीपक योग के साथ भी जोड़ते हैं। ये जो कुलदीपक योग है वो 9th और 10th लॉर्ड, अगर 9th और 10th लॉर्ड अगर लगन में हो, 9th लॉर्ड लगन में हो, 10th लॉर्ड लगन में हो, तो इंसान कुलदीपक योग में पैदा होता है। तो कहने का मतलब है वो 10th हाउस हमारी फाइनल सेटलमेंट है। आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, और क्या आप नेतृत्व करना चाहते हैं किसी चीज का, आप लीडर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, प्रोफेशनल बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, किसी भी तरह का जो व्यवसाय है, वो आप किस तरह का व्यवसाय चुनते हो, इससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस में जो राशि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं कि 10th हाउस में जो राशि है, चाहे वो मूवेबल है, जो फिक्स है, चाहे ड्यूल है, फायरी है, अर्दी है, एरी है, वॉटरी है, ये जो राशियां हैं 10th हाउस में, ये आपको व्यवसाय चुनने में मदद करती है। आप कैसा व्यवसाय चुनना चाहते हो, तो जिस तरह की राशि होगी, जिस तरह के प्लैनेट होंगे, वो 10th हाउस में उसी तरह के वो व्यवसाय को, उसी तरह के काम को, उसी तरह के कर्म को करेगा। तो इस तरह जो 10th हाउस है आपकी पोजीशन बनाता है। आप क्या, आपकी पोजीशन क्या है, हर पर्सन की अपनी अपनी पोजीशन है। वो उसकी समाज में कैसी पोजीशन है, वो 10th हाउस से हम देखते हैं। वो आप अपनी मेहनत के बल पे, पिता के धन का सदुपयोग करके, वो अपनी पोजीशन को कैसा बनाता है बच्चा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो तरक्की करता है, यानी कि अगर वो तरक्की करता है तो वो 10th हाउस से देखते हैं वो कितनी तरक्की कर सकता है। 10th हाउस से देखते हैं कि वो सीनियर ऑफिसर बन सकता है या नहीं बन सकता है।
घर में भी वो चाहे जूनियर है, वो सीनियर का काम करता है या नहीं करता है। आमतौर पे कई बार आप खुद देखते हो, कई लोग घर में जूनियर होते हैं बट वो काम सीनियर का करते हैं। तो 10th हाउस में हम सरकार को जरूर देखते हैं। गवर्नमेंट अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो 10th हाउस का जबरदस्त रोल है। तो गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट हाउसेस हैं, गवर्नमेंट काम है, सरकारी कामकाज है, वो 10th हाउस से देखते हैं। तो सरकार से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो 10th हाउस से देखा जाता है। तो ये हमारी फाइनल सेटलमेंट हम 10th हाउस से देखते हैं। फाइनली हमने 10th हाउस को कैसे उपयोग किया, मान सम्मान प्राप्त किया, बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंचे, सरकारी मान सम्मान हासिल किया। सरकार की तरफ से अगर आपको प्राइज दिया जाता है, सरकार की तरफ से प्राइज दिया जाता है, वो भी 10th हाउस से। बहुत सारे लोग हमारे साथ पूछते हैं, क्या मुझे सरकार की तरफ से फायदा होगा, क्या मुझे सरकार की तरफ से जॉब मिलेगी, क्या मुझे सरकार की तरफ से कोई मेरे सरकारी टेंडर लगेंगे। तो सरकारी टेंडर भी जो है वो भी आप 10th हाउस से देख सकते हैं। तो इस तरह जब भी सरकार की बात करते हैं तो 10th हाउस की करते हैं, जब भी फाइनल सेटलमेंट की बात करते हैं तो 10th हाउस से देखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, कर्म। ये जो 10th हाउस है ये कर्म को बिलोंग करता है। जैसे आपने काम करना है, बस आपको क्या मिलता है या नहीं मिलता, आप इसके हकदार मेहनत से होते हैं, बट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका फायदा कितना मिलेगा, ये आप बताना। 10th हाउस से आप ये नहीं कह सकते आपको क्या फायदा मिलेगा। जो फायदा है, जो फ्रूट है, वो जो फ्रूट है आपको वो 11th हाउस से मिलेगा फ्रूट। यानी कि 11वां भाव जो है, अब आपने सारी जिंदगी मेहनत की, आपने बहुत काम किया, पर आपको फ्रूट कैसा मिला, तो क्या आपकी इच्छाएं पूर्ण हुई? आपने बहुत काम किया, क्या आपको लाभ हुआ? आपने क्या प्रमोट हुआ, प्रमोशन मिली आपको बहुत ज्यादा? तो बच्चे ने बहुत काम कर लिया, वो लगभग उसने बच्चे भी पैदा कर चुका है, तो क्या बच्चों ने उसका मान सम्मान किया? बच्चों द्वारा जो मान सम्मान मिलता है वो 11th हाउस से मिलता है, ये आप ध्यान रखें। 11वां भाव, क्या आपकी कामनाओं की पूर्ति हुई? एक काम और करे असल कहना से बादल है जो बड़ा तो कहना भाई भाजी है, मैंने अंदर ही वो भी होने हम 11वें भाव से देखते हैं। तो इस तरह जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस करते हो वो 11वें भाव से देखते हैं। मान लो किसी की तबीयत खराब हो चुकी है तो ऑल टाइप ऑफ रिकवरी भी हम 11वें भाव से देखते हैं। मान लो किसी ने आपके पास से पैसे लिए पर पैसे आपको मिल नहीं रहे, तो कोई पूछता है आपसे आके, भैया मैंने जो पैसे दिए क्या मुझे मिल पाएंगे, वो भी आप 11वें भाव से देखते हैं, आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तभी इसको फ्रूट का भाव बोला जाता है, फ्रूट्स, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह जो 11वां भाव है लाभ स्थान होता है। जो आपने जो काम किया, अब आपको लाभ मिल गया, जो जितना कमाना था आपने कमा लिया। अब कमाई करके अब क्या करना चाहते हैं? अब आपकी ना लाइफ में लगभग 75% जो एज है आपकी गुजर चुकी है 11वें भाव तक। आपने जो दुनिया में काम करना था बचपन से लेके जवानी, अभी जवानी के बाद वाला पीरियड, वो आपने 11वें भाव तक अपना बिता लिया। अब वो 12 बच्चा जो है 12वें भाव में पहुंच गया, 12th हाउस में। 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर का है। आपने जो पैसे कमाए आपने खर्च भी करने, तो जो खर्चे का भाव है एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर चाहे बॉडी का हो
चाहे मनी का हो, जो आपने लॉस करने हैं, लॉस मतलब जो आपने खर्च किया वो खत्म हो गया, लॉस हो गया आपका। जो बॉडी का लॉस, बुढ़ापा, आपने जवानी खत्म कर दी, आपने बीच वाली एज खत्म कर दी, अब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे। तो जो बुढ़ापा है वो 12वें भाव से देखा जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, तो बुढ़ापा जो है 12वें भाव का है, 12वें भाव से देखे जाता है। इसके बाद जितनी नींद है, नींद की किसी को परेशानी आती है, नींद से रिलेटेड किसी को परेशानी आती है, वो भी 12वें भाव से देखी जाती है। तभी तो हम ये कहते हैं कि नींद जो है वो, क्या नींद मेरी डिस्टर्ब होगी या नींद ठीक रहेगी, मुझे नींद अच्छी आएगी। तो जितनी भी नींद है, जो आराम है, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। पनिशमेंट, ऑल टाइप ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट किसी भी तरह का हो, सजा किसी भी तरह की मिली हो, चाहे वो आप सजा कब मिलती है, सजा जहां तो आप हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हो, वो भी एक सजा है। चाहे घर में एक कमरे में बंद हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, वो भी एक सजा है। अगर जेल में जाते हो, वो भी एक सजा है। तो सजा का मतलब है जेल भी है, बीमारी भी है, और बीमार पर्सन भी है। तो इसको हम इस तरह लेते हैं। पर 12वां भाव फॉरेन लैंड का भी है। जैसे जो फॉरेन लैंड है वो 12वें भाव से देखी जाती है। क्या इंसान बाहर जाएगा, बाहर सेटल होगा। पहले हमारे बहुत सारे पहले वक्त में हम कहते होते थे जो बाहर चला गया वो उसको काले पानी की सजा मिलती। अब वो काला पानी सफेद हो गया, तो इसका मतलब है अब वो काला पानी भी लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि सारा कुछ ग्लोबल हो गया। अब जो सृष्टि है वो ग्लोबल हो गई है। तो इंसान जहां पर भी आपको अच्छी अर्निंग्स मिलती है, जहां पर जॉब के अच्छे मौके मिलते हैं, जहां पर राइज करने के लिए मिलता है, वो 12वां भाव होता है। तो इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी जो है 12वें भाव से देखे जाते हैं। बेड कंफर्ट्स जो है आपके, वो भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव से देखते हैं बेड कंफर्ट, ऑल टाइप ऑफ बेड कंफर्ट्स वो 12वें भाव से देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर संबंध विच्छेद हो जाता है, आप एक दूसरे से लड़के झगड़ के अलग हो जाते हो, एक दूसरे के साथ संबंधों का खात्मा होता है, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो 12वां भाव, जब इंसान 12वें भाव में पहुंचता है तो उसका शरीर उसका जवाब दे देता है, यानी कि उसने सारा कुछ खर्च कर लिया, तो बुढ़ापा भी खत्म हो गया। अब तो जो आपने जिंदगी में जो काम करना था वो आप कर चुके हैं। तो तब बुढ़ापे के बाद फिर एक नया जन्म होता है। जब इंसान खत्म हो जाता है, ये खात्मा है, ये 12वां भाव इंसान की लाइफ का खत्म हो जाना है। तो जहां पर उसने सारा कुछ खत्म कर दिया अपना, तो अब दोबारा जब वो फर्स्ट हाउस में आता है तभी पुनर्जन्म होता है। जब हम पुनर्जन्म की थ्योरी देखते हैं तो भगवान हमारी गीता में ये लिखा हुआ है, इंसान अपने कर्मों का फल भोग के फिर नया जन्म लेता है। तो इस तरह जो हमारे 12 भाव हैं, जो कुंडली में जो 12वां भाव का साइकिल है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये मैंने आपको सिर्फ 12 भावों के साइकिल के बारे में बताया। ये 12 भावों का साइकिल कैसे चलता है हमारी लाइफ में, कुंडली का क्या महत्व है, कुंडली को कैसे जाना जाता है, कुंडली की कैसे इंपॉर्टेंस है। तो आई होप इट कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये कुंडली को बनाया क्यों गया, इन भावों को किस तरह हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस से हमने अपनी लाइफ को गुजारा। तो इस सारे भावों से हमारी टोटल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। तो किस लाइफ की किस स्टेज में हम कैसा अपनी लाइफ को गुजार पाएंगे। आई होप इट कि आपको सारा कुछ समझ चल गया होगा। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इन 12 भावों के बारे में पूछ सकते हैं।
सभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और मैं चाहता हूं सभी एक बार स्क्रीन में जरूर आ जाएं, तभी आपको तभी मैं सभी आप अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, स्क्रीन में आए, तभी सभी से मिल पाऊंगा दोबारा मैं, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाऊंगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। जी अगर बाहर में भाग राकेश जी जैसे बोल रहे हैं? मैं- राकेश जी, जी, हाँ जी, पूछे सर। पूछे, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं बाहर में भाग के लिए पूछना चाहता हाँ हूँ। जी हाँ जी पूछे। अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठे हों तो फिर बुढ़ापा अगर ठीक माना जाएगा फिर? हाँ, आपने पूछा शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह का मतलब ये होता है कि वो किस भाव के शुक्र हो स्वामी। गया। हाँ, सबसे जो आपने पहले मेरी बात को पकड़ लिया, और शुक्र जो है वो 12वें भाव में सबसे बेस्ट माना जाता है। शुक्र को हम सबसे बढ़िया मानते हैं 12वें भाव में। और अगर पाप कर्त्री में हो या मैलेफिक दृष्टियों में हो फिर सब? हाँ, अगर शुक्र आपने बोला अगर शुक्र 12वें भाव में हो, उसको कोई मैलेफिक देखता हो, ठीक है। मैलेफिक का मतलब होता है जो राकेश जी, जैसे सभी ने जो हमारे इनिशियल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सभी को क्वेश्चन समझ जरूर लग जाए। इतनी डीप से अगर आप पूछेंगे तो बाकी लोगों को समझ नहीं लगेगा, बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। अगर 12वें भाव को मैलेफिक देखते हैं तो बुढ़ापे में थोड़ी तंगी होती है। बुढ़ापा उनके पैसे फजूल में खर्च ज्यादा होते हैं, यानी कि उनको बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमारे पास पैसे कमाते बहुत है, खर्च बहुत हो जाते हैं, तो ऐसी उनकी हालत होती है, उनके पास बचते कम है, खर्च ज्यादा होते हैं। और अगर दृष्टि में ना हो सर, पाप कर्त्री में हो जाए तब भी यही पोजीशन होगी? दो चीजें हैं वो पाप कत्री। पहले तो ये हमारे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पाप कत्री बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ और यहाँ पाप कत्री अगर होता है जो मैलेफिक हो तभी पाप कत्री योग बनता है। अगर मैलेफिक ग्रह दोनों तरफ हो तो ऐसा नहीं होता। अगर मैलेफिक फंक्शनली बेनिफिक हो तो ऐसी चीजें बेहतर नहीं होती। ओके सर। सर मैं आप सभी को अनुरोध है और मैं सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा जो हम नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, मैंने आप उसको डेट भी बताई थी, अपने ग्रुप में भी बताया था, और सभी को मैं बताना चाहता हूँ 3 महीने का हम एक कोर्स शुरू करना जा रहे हैं जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे होगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो 3 महीने का शुरू करेंगे हम। उसमें 3 महीने में 27 मई को शुरू करेंगे। उनके लिए हमारी सिर्फ 1100 रुपया फीस है। तो वो एक ऐसा रिफ्रेशर कोर्स होगा। जो लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है हमारे से ज्योतिष, उनके लिए हमने सिर्फ 1100 रुपया फीस रखी है। बाकी लोगों के लिए हमने 5100 फीस रखी हुई है। पर जो आज ही कोर्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ये कोर्स सारा ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। जैसे आज आप ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं हमारे से, तो वो जो हमारा कोर्स होगा वो ऑनलाइन होगा और 3 महीने के लिए हम पढ़ाएंगे उसको। और जो चार्जेस होंगे हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ 1100 रुपए होंगे। पुराने स्टूडेंट्स के लिए 1100 चार्ज नाम लिख करेंगे। लीजिए सर, मेरा नाम लिख लीजिए। तो आपको डेफिनेटली आपका नाम तो लिख ही लेंगे सर। जितने भी ज्वाइन करेंगे मैं अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप सभी उसी में डिपॉजिट कराएंगे। और 27 को ये कोर्स शुरू होगा। अगर आप आज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे नए स्टूडेंट अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए 1000 रुपये हम लेस कर रहे हैं।
4100 रुपया उनसे चार्ज कर रहे हैं, अगर वो आज ज्वाइन करते हैं तो। अगर आज ज्वाइन करेंगे तो उनसे हम सिर्फ 4100 रुपया लेंगे। अगर वो पुराने वाले आज करते हैं, उनके लिए है कोई कंसेशन? पुराने वालों के लिए मैंने अभी जो मैंने वैसे बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, हम 1100 रुपया चार्ज कर रहे हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए। तो जो रमन सर नए 1100 रुपया में क्या होता है? ठीक तो है। पर हमारे से कम फ्री है गई। नहीं, 1100 रुपया फ्री कुछ नहीं होता रमन जी। 1100 रुपया कुछ भी नहीं है सर। अगर कोई आपकी फैमिली में मैं 9 पर्सन, कोई भी इसमें आपकी फैमिली में या अपने दोस्त या मित्र किसी को आज भी ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हमने बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हैं, 4100 रुपया। बहुत हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे ऑनलाइन। और आप कोशिश करें, आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को हमारे साथ जरूर जोड़ें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ज्योतिष का फायदा उठा सके। तो मैं चाहता हूँ वो आने वाले 3 महीनों में मेरा ज्योतिष परिवार और बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस कर सके। मैं अपने सभी 27 सर कब से स्टार्ट होना? 27 से स्टार्ट कब होगा? 27 को हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। ये सर टाइमिंग इसकी रहेगी 9 बजे से 8:30 बजे से? नहीं, 9 बजे से 10 बजे के बीच में रात को। हाँ बहुत बढ़िया सर। वो इसलिए हमने सुबह नहीं रात को सर। नहीं इवनिंग। रात वाली ठीक है, रात वाली ठीक है। नहीं सुबह इसलिए नहीं रखते, सुबह सारे बिजी होते हैं, रात को सभी नहीं लोग फ्री होते हैं। रात को बहुत बढ़िया। तो होगा संडे को हम ये जो कोर्स है सैटरडे और संडे में एक हफ्ते में 2 दिन पढ़ाएंगे। सैटरडे नाइट और संडे नाइट 2 दिन पढ़ाएंगे। ग्रुप में अकाउंट नंबर या यूपीआई नंबर शामिल करते हैं। हाँ, मैं ग्रुप में अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ सारे अपने ज्योतिष परिवार के, ये जो मैंने नॉमिनल से चार्जेस इसलिए रखे हैं कि अपने सारे परिवार को दोबारा जोड़ सके। तो मैं चाहता हूँ सारा परिवार दोबारा जुड़े। ज्योतिष परिवार हमारा बहुत बड़ा परिवार है। आज से मैंने मेरा ख्याल बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। तो मैं उनके सभी, क्योंकि जो नींव होती है ज्योतिष की वो होती है बेसिक्स। अगर आप, होता क्या है, हम आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं पर बेसिक्स भूल जाते हैं। तो बेसिक्स जब ब्रश अप होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि ये कोर्स आप सभी लोग ज्वाइन करें। और आप अपनी एक बार वीडियो ऑन कर लें सर सारे। आप वीडियो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी सर, बढ़िया बहुत अच्छा लगा आपको देख के सर। हाँ जी सर। मैं बहुत देर बाद आप नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਕਾਲਜ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ क्लासेस। तो आपको देख के हमारा दिल खुश हो गया सर। बहुत पुराने आज तो मेरा कर रहा सारा परिवार मिलके हम बहुत खुश हुए हैं। सारे परिवार को देख के बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत देर बाद सभी का दर्शन करने को मिला है। एक्चुअली मैं 2 ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, क्योंकि बहुत कुछ भूल गए। नहीं सर, मैं ना लगातार अब आपसे जुड़ा रहूंगा, आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं गए। सब सारे परिवार को इकट्ठा करके रखेंगे हम दोबारा इस ज्योतिष के मंच पे, सभी परिवार को इकट्ठा करेंगे। थैंक यू। तो मैं दोबारा आपको रिपीट करना चाहता हूँ, जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं वो 27 मई को शुरू होंगी और वो सैटरडे और संडे 2 दिन पढ़ाएंगे, 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे चार्जेस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1100 रुपये हैं। और जो नए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये कोर्स 4100 रुपये होगा। और जो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने परिवार वालों को जितने नोन है वो सभी जरूर मिले सर। सर पैसे कल तक भी जमा करा सकते ना? नहीं कोई बात नहीं, आप कल जमा करा दें। तो डेफिनेटली आप पैसे कल जमा करा दें, कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ फ्रेंड्स।
ज्योतिष ठीक परिवार है को सर, मेरा थैंक यू, सबको राम राम। सभी को राम राम और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस ज्योतिष मंच पे इकट्ठे होने के लिए। मुझे आज जितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। ठीक है सर, सभी को नमस्कार अगेन, दोबारा मिलते हैं। आई होप इट कि सभी हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे 27 मई को, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू, और सर थैंक यू वेरी मच। हाँ जी हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आप नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर है 98 सर एक मिनट लिख लिए। हाँ जी सर, 98 159 159 029 0 29 029 70। 70। दूसरा नंबर है 94। हाँ जी मैं अभी आपको 9, सर ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ शेयर कर ਦਿਓ हाँ प्लीज। मैं ग्रुप में वो नंबर भी शेयर कर दूंगा, वो ग्रुप में भी शेयर कर, और चैट में मैंने शेयर कर सर दिया है मैट्रिमोनियम से नंबर। कर दो शेयर। नहीं, इसी की चैट में भी मैंने शेयर कर दिया है ये नंबर। हाँ मैट्रिमोनियम से कर दो सर। हाँ जी, हाँ जी, इस चैट में भी मैंने शेयर कर दिया 9815902970 9417102970। आई होप इट ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आपको दोबारा हम मिलते हैं 29 को 27 को, और थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार जी। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर।